किया था, जहाँ पे हमने बात करी थी कि जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो क्या करते हैं, जो इनिशियल डिपॉजिट होते हैं उसमें से कुछ पार्ट अपने पास संभाल के रखते हैं, बाकी सारा क्या कर देते हैं, फर्दर लेंड कर देते हैं। और जो अमाउंट वो अपने पास संभाल के रखते हैं एज रिजर्व, उसका नाम कहता है लीगल रिजर्व रेशियो। और जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है बच्चे, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। SLR and CRR, that is cash reserve ratio and statutory liquidity ratio, ठीक है। CRR बोबड़ा अमाउंट होता है जो कि सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, जो बैंक के पास होते हैं सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, और जो अपने पास होता है उसको क्या कहते हैं, SLR। तो हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस समझे। फिर हमने कहा था ये जो वन डिवाइड होता है LRR है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं। और हमने कहा था हायर द LRR, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ multiplier, yes, and lower the LRR, higher will be the value of multiplier, yes। तो इसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा कि बैंक्स जो है वो CRR और SLR क्यों रखते हैं, क्योंकि पहली बात तो बच्चे, अगर आपने से सपोज अपने बैंक में पैसे 1 लाख जमा कराए, क्या आप एक ही दिन में सारे पैसे विड्रॉ करोगे, कि ज्यादा टेंडेंसी है कि कम कम ही करोगे? तो ज्यादा जो चांसेस यही है ना, हर कोई तो नहीं सारे पैसे एक ही दिन में निकलवाएगा। यस, तो कह रहे हैं हम जो विड्रॉ होते हैं ना बैंक से पैसे, वो फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट होता है, फुल अमाउंट विड्रॉ नहीं होता। सो बच्चे, फर्स्ट द बैंकिंग experiences revealed that not all the depositors approach bank for a withdrawal at the same time, and also that normally they withdraw only a fraction of deposits। हम सारे एक ही टाइम पे नहीं खड़े हो जाएंगे पैसे निकलवाने के लिए, और सारे पैसे एकदम से भी नहीं निकलवाएंगे, ठीक है। सेकंड, कांस्टेंट कैश फ्लो के लिए, देखो जितना पैसा बैंक में अपने पास CRR SLR के फॉर्म में रखा हुआ है उतना बहुत होता है, और भी लोग हर रोज रेगुलर डिपॉजिट्स कराते रहते हैं, इस वजह से बैंक के पास हमेशा जब कोई पैसे मांगने आता है तो अवेलेबल होते हैं फॉर पेमेंट, ठीक है। समझ आया? दो कारण है, पहली चीज तो क्योंकि हर इंसान जितने पैसे जमा कर देते हैं एक ही दिन में सारे नहीं निकलवाएगा, और हर कोई एक ही टाइम पे आके नहीं निकलवाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप, तो आपने कभी डिपॉजिट कराया होता है ना, और लोग पैसे डिपॉजिट ही कराते हैं, हमको तो ड्रॉ करवा रहा है, इस वजह से सफिशिएंट फ्लो ऑफ कैश हमेशा बैंक के पास होता है। ओके बच्चे, when the primary cash deposit in the banking system leads to multiple expansion in the total deposit, it is known as money multiplier या फिर credit multiplier। तो जो मल्टीप्लायर के जो लिखवाया था उसके और नाम क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, ओके। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आगे के जो फंक्शंस हैं RBI के, वो बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आते हैं। सो एक क्वेश्चन क्या हुआ है, सेंट्रल बैंक इज द इशूअर ऑफ करेंसी येट द क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस लिखा गया, ठीक है। इशू कौन करता है, RBI करता है, कैसे छापा हुआ है, RBI। लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई कौन करता है, कमर्शियल बैंक। और कैसे करता है, थ्रू क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जो हमने टेबल के साथ, ठीक है। वैसे ही आप पेपर में लिख के आएंगे सेम, ठीक है। कोई ये ना हो कि राउंड्स ना बना के आए, सिर्फ लिखा है, सिर्फ टेबल लिखा है और ऊपर की नीचे भी आएंगे पूरा। ओके गाइस, तभी हमने कल लास्ट क्लास में कंसिडरेबल टाइम इसी को दिया था, काफी देर, आधा घंटा हमने मल्टीप्लाइकेशन प्रोसेस पे लगाए थे। आई होप क्लियर है, डाउट तो नहीं है जो। Now central bank and its function, which is Central Bank of India is the Reserve Bank of India, and central bank is the apex or the head or the highest authority of banking system in India, ठीक है। तो apex मतलब नंबर वन, सबसे बड़ा, ठीक है। So what is, which is the apex bank of India? RBI, Reserve Bank of India, yes। So which is India's central bank is the RBI। अब स्ट्रक्चर क्या है, पहले आपके साथ भी आए आते बैंक, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक एंड कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक्स। देखो शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं, जो कि उसकी किताबों में डिफरेंट शेड्यूल्स में लिखे हुए, लिस्ट में लिखे हुए, ठीक है। उसमें कौन से रेकग्नाइज शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, हरियाणा कोऑपरेटिव, XYZ कोऑपरेटिव, एंड कमर्शियल बैंक्स तो जो भी हमारे पास आ गए SBI या RBI, ठीक है। और उसके अलावा नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं जो कि लोगों ने प्राइवेट सोर्सेस के थ्रू पैसे इकट्ठे किए होते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह।
ओके, इनके बारे में चर्चा आईईडी में करते हैं अभी नहीं। ओके गाइस, चलो आगे। नाउ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, नंबर वन, करेंसी अथॉरिटी। बेटा, हु हु प्रिंट्स और इशूज द करेंसी इन इंडिया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो मोनोपोली मींस सोल पावर। एक ही इंसान है जिसके पास ये ताकत है, पावर है टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, दैट इज, yes. The central bank has a sole monopoly to issue currency notes. Commercial banks cannot issue currency notes, है ना? वो तो पैसा नहीं छाप सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेंसी नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर लीगल टेंडर मनी। हमने डेफिनेशन की थी, लीगल टेंडर मनी मतलब समथिंग व्हिच इज सेड दैट इट इज मनी बाय लॉ। जो लॉ कहते हैं कि ये पैसा है, वो क्या होता है, पैसा होता है, याद है? फिर बच्चे, लीगल टेंडर मनी इज वन विच एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू एक्सेप्ट बाय लॉ फॉर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्चार्ज ऑफ डेट्स। जब अगर आपने अपने डेट्स के लिए, मतलब कोई भी आपने उधारी है, उसकी रिपेमेंट के लिए आप क्या पे करोगे? कैश। अगर से सपोज आपने किसी से पैसे, किसी को सामान बेचा, उसके बदले आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैसा नहीं लूंगा, मुझे कुछ और दो, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, nobody can say no for acceptance of money in respect of any goods or services that have been delivered. If you say no, then you are discharged from the other person is discharged. अगर आपने मुझे मना कर दिया ना, मैं कैश नहीं लूंगा, तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं आपकी टुवर्ड्स आपको पैसे देने की। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल बैंक हैज एन इशू डिपार्टमेंट which is solely responsible for the issue of notes। ठीक है, अलग से एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, उसके अंदर आरबीआई। ठीक है, क्या करता है बच्चे, आगे डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि पैसे अलग से छापते हैं, और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है? इशू डिपार्टमेंट। क्या होता है? जो पैसे इशू करते हैं, छापता है। ठीक है, however the monopoly of central bank to issue the currency notes may be partial in certain countries। कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसमें, सिर्फ फिनिश करो, टाइम एक्स्ट्रा हो गया। कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जिसमें जो सेंट्रल बैंक है उसके पास फुल कंट्रोल नहीं होता इशू करने का। जैसे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगी, 1 रुपी के कॉइन एंड नोट्स छापती है। ठीक है, वो किसके पास पावर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसे आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी सारे नोट्स कौन छापेगा? आरबीआई। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर नोट्स दैट आर इशूड बाय आरबीआई। ओके, ठीक है जी। So again, number one was currency authority. Who has the currency authority? Sole monopoly is with RBI, that is central bank. और जिस डिपार्टमेंट में छात्र, उसको क्या कहते हैं? इशू डिपार्टमेंट। उसके अलावा हमने क्या बात करी कि जो कोई भी इंसान अगर पैसे के लिए अलावा कुछ और बोलता है कि मुझे चाहिए, तो इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स बट मनी इन रिटर्न, अदरवाइज all debts will be discharged, right? No, all the debts will be discharged, otherwise उसके अलावा हमने क्या बात करी, that कुछ कंट्रीज में हमारी करेंसी जो है उसको पार्शली कौन करेगा? सेंट्रल बैंक, और पार्शली गवर्नमेंट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में, इंडिया गवर्नमेंट जो है कॉइन्स और 1 रुपी नोट्स जो है कौन सा करेंसी इशू समझ आया? नंबर टू, क्वेश्चन पेपर पीछे कर लो स्टिल। नंबर टू, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, वेरी वेरी वाला जितना भी बोल लगाओ उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। Why? Because this is exclusively asked. It's asked in the exam. ऐसा पूछा जाता है, how did central bank acts as an agent of bank? Then you will have to write only about the agent, fiscal agent. If it asks what other functions that it performed as a banker to the government, then banker. एडवाइजर बोलेगा तो एडवाइजर, अगर तीनों बोलेगा तो तीनों एक्सप्लेन करने। क्वेश्चन में आंसर पढ़ेंगे, इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लिख लो, ये रट्टा मारना है, यही पूछा जाता है हर बारी पेपर में। करेंसी वगैरह के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, इस पॉइंट पे आता है, पॉइंट नंबर बी पे। अलग से भी आ सकता है, पूरा भी आ सकता है। सो बच्चे, सेंट्रल बैंक
everywhere in the world acts as a banker, fiscal agent and advisor to the respective governments. कोई भी गवर्नमेंट है, अगर यूएस की गवर्नमेंट है तो वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर, एडवाइजर एंड ये अपना एजेंट किसका होगा? यूएस गवर्नमेंट का। इंडिया में हमारे यहाँ पे कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, राइट। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपनी गवर्नमेंट के लिए क्या रहेगा? एजेंट, एडवाइजर एंड बैंकर, यस। सो बच्चे अब आपको क्वेश्चन में आंसर पढ़ना पड़ेगा। इफ द क्वेश्चन ओनली आस्क्ड एज अ बैंकर एक्सप्लेन करो तो ओनली एज अ बैंकर, एज ए एजेंट एक्सप्लेन करो एज ओनली एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर पूछेगा तो ओनली एज एन एडवाइजर, अदरवाइज यू विल हैव टू राइट ऑल द थ्री, राइट। सो एज अ बैंकर बच्चे, जो सेंट्रल बैंक है उसका बैंक अकाउंट कहाँ पे होगा? आरबीआई के पास। जैसे हमारे लिए काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए काम कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, उसको लोन्स एडवांस करता है, उसके बिहाफ पे पेमेंट्स करता है, उसके बिहाफ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव करता है, सब। सो बच्चा, as a banker to the government, central bank performs the same functions as are performed by the commercial bank for its customers. Number one, it receives deposits from the government, it collects checks and drafts deposits deposited in the government account. ठीक है, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट से पैसे जमा कराते हैं, जो लोग गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट वगैरह, वो भी कौन रिसीव करेगा? आरबीआई करेगा। नंबर टू, इट प्रोवाइड्स कैश टू द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो कौन प्रोवाइड करेगा? आरबीआई, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, फीस, ठीक है, वेजेस टू द स्टाफ एंड कैश डिसबर्समेंट्स। कैश डिसबर्समेंट्स मतलब और जो भी पैसा बांटना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ओके। देन इट मेक्स पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट भी करेगा। नहीं तारीख तो पीछे होके बैठ जाओ, एकदम स्क्रीन सामने दे दे। फिर it also advances short-term loans to the government. Then it supplies forex to the government for repaying external debt or making payments. अगर गवर्नमेंट ने बाहर से कोई भी पैसा चुकाना है, चाहे डेट मतलब लोन लिया था इस वजह से या कुछ खरीदा था, तब भी उसके पैसे कौन देगा? आरबीआई प्रोवाइड करेगा। किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है, पूछ जाएंगे, वेरी गुड। सो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है एज अ बैंकर? पैसे गवर्नमेंट के रिसीव करता है, चेक्स वगैरह जो भी लोगों ने डिपॉजिट किया अपने पास रखता है, कोई भी पेमेंट करनी होती है, कैश डिसबर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी वो करता है, कोई और लोन देना है वो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, उससे कोई फॉरेक्स में पैसा विड्रॉ करके बाहर की गवर्नमेंट को पैसे पे करने हैं या लोन बाहर के पे करने, सबके लिए पैसे कौन देता है? आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके। नाउ एज अ फिस्कल एजेंट, जो जो काम हमारे लिए सेंट्रल कमर्शियल बैंक एज एन एजेंट करता था वो अब यहाँ पे कौन करेगा? आरबीआई करेगा। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, यस। सो बच्चे, एज फिस्कल एजेंट इट हैज द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर वन, इट मैनेजेस पब्लिक डेट। व्हाट इज पब्लिक डेट? पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओके। इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। हमने वहां पे क्या करा था? हमारे बिहाफ पे डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा? टैक्सेस रिसीव करेगा, डिपॉजिट्स रिसीव करेगा। इट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, आईएमएफ एक्सेट्रा एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो अगर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन है? अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो बच्चे वो चेयरमैन ऑफ आरबीआई बैठेगा ना वहां पे, हाँ या नहीं? यस, ओके। डिपार्टमेंटल हेड बैठेगा ना बेटा वहां पे, ठीक है। एमओएफ का हेड बैठता है विच इज चेयरमैन ऑफ आरबीआई। चलो आगे। एज एन एडवाइजर, गवर्नमेंट को बताते हैं कि कहाँ पे और कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? याद करो, डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने कहाँ पढ़ा था? गवर्नमेंट बजट में, यस और नो? पुराना पिछला कुछ याद नहीं है? Central bank also acts as a financial advisor to the government. It gives advices to the government on financial and economic matters such as deficit financing, devaluation of currency. What is devaluation of currency? सुनेंगे, सुनेंगे। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू को कम करती है मार्केट में। एक तो होता है बच्चे ऑटोमेटिकली, तो डिमांड एंड सप्लाई की, मेरी मार्केट में डिमांड ही नहीं तो ऑब्वियसली मेरा रेट गिरेगा मार्केट में,
वो अलग चीज होती है, दैट इज डेप्रिसिएशन, वो हम फॉरेक्स में पढ़ेंगे। बट डीवैल्यूएशन क्या होती है? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप से अपने पैसे, अपनी वैल्यू जो है इंडियन रुपी को कम करती है ताकि वो बाहर वाली कंट्रीज के लिए सस्ता हो जाए। ओके, तो वो भी सलाह कौन देगा? आरबीआई देगा। ट्रेड पॉलिसीज मतलब कि किस तरीके से ट्रेड होनी है, क्या एक्सचेंजेस रहने हैं, वो सारे भी गवर्नमेंट या किसको बिठाती है अपने पास? आरबीआई को बिठाती है। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज वगैरह भी कौन हेल्प करता है गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए? आरबीआई। फटाफट इसको रिवाइज करो और लिख के दिखाओ, ऐसे नींद से लग रही है सबको आई हुई है। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, ओ सॉरी, एंड सुपरवाइजर ऑफ द बैंक्स के। ठीक है, सुनेंगे। बैंकरों का बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज द बैंकर इवन फॉर द कमर्शियल बैंक्स। कल को बच्चे कोई भी बैंक डूबता है, सुना आपने अभी थोड़ा टाइम पहले, यस बैंक जो है कुछ कह लो, आई थिंक 2021, नहीं 2022 की बात है, 2022 में यस बैंक जो है वो हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था, उसका दिवालिया निकल गया था। तो उसको बचाया किसने था? सेंट्रल बैंक ने। तो जब भी यस बैंक जैसे या कोई भी कमर्शियल बैंक है, उसको पैसों की जरूरत हो, जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है तो वो किसके पास जाता है? हाँ जी, तो सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई के पास जाता है। और जितने भी पैसे लेते हैं या हम भी डिपॉजिट करना, बताया कि कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा कुछ सीआरआर के फॉर्म में, जो हमने आर की बात 2 बारी में करेक्ट सुन रहे हैं, उसमें से मैंने कहा था कि कुछ पार्ट सीआरआर के फॉर्म में हम किसी बार जमा करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं। तो वो भी डिपॉजिट ऑफ मनी है बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। तो डिपॉजिट ऑफ मनी, अगर लोन चाहिए होते हैं उन्हीं को तो वो दे देते हैं, उन्हीं का पैसा उनको विड्रॉ कर रहा है। तो अगर उसका दिवालिया नहीं कर रहा होता, इंसॉल्वेंट हो गए होते, तब भी कौन बचाता है? सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई। तो बच्चे, बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक एज अ बैंक विद द बैंक, नंबर वन कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व फॉर द कमर्शियल बैंक। अभी सीआरआर जो था, सीआरआर को अपने सेंट्रल बैंक के पास, यस, तो कस्टोडियन की उसके पास तुम पैसे जमा करा रहे हो। सेकंड इज एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, एंड में अगर तुम्हारे को कभी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे से तो मांग ही सकते हैं। देखो, अगर हम भाई बहन है, मम्मी पापा ने पैसे देते हैं, एक दूसरे से तो मांग ही सकते हैं, नहीं हुआ तो मम्मी या पापा से तो एंड में मांगेंगे ना हायर अथॉरिटी से। ठीक है, तो एंड में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता, ये कोई फंड्स नहीं है खुद के लिए अगर और से लेके, तो वो क्या कर सकते हैं? दे कैन आस्क आरबीआई टू हेल्प देम, जस्ट लाइक यस बैंक इज लाइक कम्युनिटी, राइट? But as a clearing agent, what is a clearing agent? Something है। आरबीआई जो है वो क्या करता है बच्चे? से सपोज एसबीआई का टेक
एसबीआई का चेक पीएनबी के पास पड़ा है, मतलब इनका सिर्फ मुझे कोई पेमेंट करनी थी, इनका एसबीआई में अकाउंट है, मेरा पीएनबी में है, तो ये क्या करेंगे, मेरे को मेरे नाम पे चेक काट के दे देती है और मैं अपने बैंक पीएनबी में वो ड्रॉप बॉक्स में डाल के आऊंगी चेक। तो एंड में क्या होता है, आपने देखा होगा क्लियर होते चेक आते आते 1-1.5 दिन लग जाता है हमारे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में पैसा पेमेंट का काम बीच में कौन कर रही है, ट्रांजेक्शन कुछ किया, आरबीआई। इनके पास कहाँ से कितना पैसा मिले, that is done through RBI. What are the three ways in which the banker, the RBI performs the banker of banker's function? Three is number one, custodian. Number two is lender of last resort. Number three is clearing agent. Act for the clearing agent. So हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं. As a custodian of cash reserves, the central bank maintains the cash reserves of the commercial banks. Every commercial bank has to keep a certain percentage of cash reserves with the central bank in the form of what बचे बताओ, CRR, कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, तो ये डिपॉजिट किसके पास करते हो आप, सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई के पास. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब और कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो किससे ले लोगे, आरबीआई से ले लेंगे. As a banker to the banks, the central bank acts as a lender of last resort. In other words, in case the commercial banks fail to meet the financial requirements from the sources, अपने थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपनी ब्रांचेस के थ्रू भी अगर आपको पैसे अब सारे रिकवर नहीं हो रहे तो आप किसके पास जा सकते हो एंड में, आरबीआई के पास फॉर हेल्प. ठीक है. अप्रोच द सेंट्रल बैंक फॉर लोन्स एंड एडवांसेस. The central bank assists such banks through discounting of approved securities and bill of exchange. तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वही मैंने उस दिन बताया था, डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज. आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़े हैं, आप जाके आरबीआई के पास जमा करा सकते हो. आपके सिक्योरिटीज पड़ी हैं जो कि आपने लिक्विडेट नहीं करी, बेची नहीं है लोगों के कागजात, उसके जमा कर दो, आरबीआई आपको पैसे दे देगा. यही होता है ना, लेको लेंड कर रहा है पैसे, फ्री में नहीं बांट रहा. तो लेंड करने के लिए उसको भी तो कुछ कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना आरबीआई को, क्या आप डूबे नहीं हो, डूबते हो तब भी हेल्प करता ही है वो थ्रू आरबीआई, सीआरआर जो आपने आरबीआई के पास मेंटेन किया हुआ है. समझ रहे हैं. तभी आजकल के टाइम में किसी भी बैंक का डूबना ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल है. पहले होता था ये सब कुछ, क्योंकि तब सीआरआर वगैरह नहीं डिपॉजिट करते थे प्रॉपर. अब है ये फैसिलिटीज काफी स्ट्रॉन्ग वे में. ठीक है जी. नेक्स्ट इज क्लियरिंग एजेंट. बच्चा क्लियरिंग एजेंट हमने नंबर लेटर ऑफ लास्ट भी कर लिया. यस, कस्टोडियन एंड देन लास्ट इज क्लियरिंग एजेंट. Since the custodian of the cash reserves of the commercial bank, the central bank can act as a clearing house for these banks. मैंने बताया क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है, अगर आपका चेक किसी और बैंक के पास पड़ा है तो वो जो एक्सचेंज है, क्लियरेंस है ड्यूज की, वो किसके थ्रू होती है, थ्रू आरबीआई. यस. Since all the banks have their accounts with the central bank can easily settle claims of the various banks against each other and simply book सिंपल बाय बुक एंट्रीज. बुक एंट्रीज क्या होती है, डेबिट क्रेडिट. ठीक है. सेट ऑफ कर देता है क्लेम. सेट ऑफ मतलब अगर से सपोज तूने मुझसे पैसे लेने थे, मैंने तुझे देने थे, तो आरबीआई कहेगा खत्म, जितने लेने थे, नहीं तो एक्सवाइजी जितना भी सरप्लस डेफिसिट होगा वही दूसरे से ले लेंगे हम. ठीक है. दिस मेथड ऑफ सेटलिंग अकाउंट इज नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. क्लियर है बेटा ये तीन चीजें. नाउ व्हाट इज सुपरवाइजर. सुपरवाइजर कौन होता है बच्चे, जो हेड होता है, जो सबको देखता है कि क्या प्रॉपरली सब कुछ फंक्शन हो रहा है, हर कोई क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से काम कर रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर है, यस और नो. तो वो सब कुछ कौन देखेगा, सुपरवाइज कौन करेगा, आरबीआई. गलती होगी तो टोक देगा, यस टोकेगा. सो बच्चे, द सेंट्रल बैंक सुपरवाइजेस, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स whom, द कमर्शियल बैंक्स. ठीक है. सुपरवाइज मतलब देखता है कि क्या तुम ढंग से कर रहे हो कि नहीं. रेगुलेट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन वही लगाता है. कंट्रोल मतलब कि अगर तुम कहीं गलत जा रहे हो तो पकड़ लेगा सही. द रेगुलेशन ऑफ द बैंक्स मे बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग. लाइसेंसेस भी कौन देता है बैंक्स को, आरबीआई. ब्रांच एक्सपेंशन, अगर आपको अपने ब्रांचेस इंक्रीज करनी है एसबीआई से, सपोज एक सेक्टर 7 में है, अब वो 8 में जाना चाहता है, तो आरबीआई ही उसको ब्रांच एक्सपेंशन या नहीं एक्सपैंड करना उसको ऑप्शन देगा. लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स को कितनी क्विकली आप कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं. तो कितनी आपके कैश
एसेट्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो पा रहे हो या क्या आपकी लिक्विडिटी स्टेटस है, वो भी कौन बताएगा? आरबीआई। यस। मैनेजमेंट भी वही देखता है। अमालगमेशन क्या होता है? एक बैंक अगर डूब रहा होता है तो दूसरा बैंक उसको जब अपने अंदर ले लेता है और कहता है चल तेरे को डुबाते नहीं है, तू लॉसेस में जा रहा है, चल आजा इकट्ठे मिलके काम करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बैंक एक छोटे बैंक को जब खा जाता है, दैट इज अमालगमेशन। मर्जर यहाँ पे वैसे बेसिकली एक लिखे है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे थोड़ा डिफरेंस होता है, अभी मैं नहीं समझाती, ठीक है। अमालगमेशन इज जब एक बड़ा प्रॉफिटेबल बैंक छोटे लॉस मेकिंग बैंक को अपने अंदर ही ले लेता है और वो एक ही बैंक बन जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज अमालगमेशन ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट इज लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मीन्स अगर एक बैंक को अपने आप को खत्म करना है, अपनी ब्रांच कहीं बंद करनी है या अपना पूरा का पूरा बंद करना है बैंक, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडेशन या फिर वाइंडिंग अप। वो भी कहाँ कौन करेगा? आरबीआई करेगा। Next is the control is exercised by periodic inspections of the bank and returns filed by them. तो जितनी भी रिटर्न्स है, रिटर्न्स मतलब कितना पैसा आपके पास आया, कितना गया और कितना आपके पास अभी प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन क्या है आपकी, वो आपको किसको बतानी पड़ती है? आरबीआई को। तो वो जो है आपको बताएगा कि किस लेवल पे आप खड़े हो। तो आपकी बुक्स भी इंस्पेक्ट कौन करता है? आरबीआई करता है। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? नेक्स्ट इज कंट्रोलर। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखो यहां तक, यहाँ मैंने आपको बताया ना आरबीआई के जितने मतलब सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्रेडिट क्रिएशन नंबर वन। नंबर टू इंपॉर्टेंट इज योर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक इतने इंपॉर्टेंट नहीं बट आ सकते हैं, यू नेवर नो। बट ये तो ऐसे क्वेश्चन तो जो आते ही आते हैं, ओके मतलब आने ही है केवल, ये वो वाली जगह है। अब यहाँ पे जो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट है ना, ये अलग से क्वेश्चन पूछे सकता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं आएगा। फंक्शंस मैंने आपको बताया, ये तीन जो आपके चार फंक्शंस हैं ये अलग अलग ही आते हैं, करेंसी वाला आता नहीं है ज्यादातर। सेकंड मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैंकर एडवाइजर एंड, हाँ ठीक है। और थर्ड मैंने भी आपको बताया क्या है, जो भी हम पढ़ के हटे, बोलो बोलो क्या पढ़ा हमने थर्ड की हेडिंग? सुपरवाइजर एंड बैंकर ऑफ बैंकर्स, ठीक है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ठीक है ये वाला। और ये जो फोर्थ है ये अपने आप में अलग से आता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, मतलब कि बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जितना अभी होगा बहुत स्लोली स्लोली मैं इस पे लेके चलूंगी, बस एक बार आपको प्रोसेस समझ आ जाएगी तो आगे के इजी है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान देंगे पहले 10-15 मिनट प्लीज, बहुत ध्यान से, ओके। सो बच्चे, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चे मेरी बात सुनेंगे। मनी सप्लाई होता है कि कितना पैसा मार्केट में हमारा घूम रहा है, सुन रहे हैं? कितना पैसा मार्केट में, पूरे बाजार मतलब पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है, दैट इज मनी सप्लाई। अब सेंट्रल बैंक जो है उस मनी सप्लाई को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। किसके पास पावर है? ही इज अ कंट्रोलर। कंट्रोल मतलब वो बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री, राइट। उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है, देयर आर टू मेजर्स, दो तरीके हैं जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। देयर आर measures through which he can control the money supply. Number one is quantitative. Quantitative नंबर्स पे खेल के, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ा के कम करके, ठीक है, सिक्योरिटी की वैल्यू कम करके ज्यादा करके। दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होगा जिसमें अदर मेजर्स होंगे, जैसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे देगा, गुस्सा कर देगा, बता देगा ये प्रायोरिटी सेक्टर है इनको नहीं देना, क्रेडिट रैशनिंग कर देगा। सो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू जो है सेंट्रल बैंक हमारा क्रेडिट को कंट्रोल करता है या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इन द इकोनॉमी। दो कौन से मेजर्स हैं बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। दोबारा से, quantitative is also known as the general rules and qualitative are known as selective tools, ठीक है, okay. So quantitative instruments are general tools which there are different
यहाँ पे पहली बात क्या है, बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट। अब इसके ना क्या है, कैसा क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन दे दी जाएगी आपको, एमसीक्यू में आ सकता है, ये असर्शन रीजन है। आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और बताया पूछा जाएगा कि ये क्या है, ठीक है, या फिर ये क्या करता है, समझ गए। तो एक एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मुझे सिर्फ आज 2 पॉइंट्स करूंगा पर मैं अच्छे से स्लोली करके जाऊंगी। बैंक रेट क्या होता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, इसको सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेट करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। The thing which has got is central bank lends commercial banks and not to genuine company. सेंट्रल बैंक क्या कभी हमारे को पैसा देता है कि कमर्शियल बैंक को पैसा उधार पे देगा। और बच्चे ये जो है, यहाँ लिखा नहीं है वैसे, एक चीज और लिखवानी है मैंने आपको। तो पहले एक तो यहाँ पे अंडरलाइन करो, इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे आप क्या है, कमर्शियल, सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी सिक्योरिटी, ठीक है। एक से मुझे एक चीज और लिखनी है, इसके आगे लिख लो, इट इज यूजुअली अ लॉन्ग टर्म लोन, अ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है जी। तो बैंक रेट कौन सा रेट है बच्चे, बैंक रेट बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करेगा, जिसके बदले वो कोई भी सिक्योरिटीज गिरवी नहीं रखेगा, बट ये जो लोन है ये किस तरह का है, लॉन्ग टर्म, ठीक। इतना समझ आया। अब बच्चे दो सिचुएशंस होती है हमारी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कब होती है, जब हमारे सब कुछ इंक्रीज इन प्राइसेस हो रहा है, मतलब कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड मतलब कि खर्चा या मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्या है, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है। अब सेंट्रल बैंक इसको ठीक कैसे करेगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। उसके लिए बच्चे अगर आपको कोई भी चीज की डिमांड कम करनी है मार्केट में, तो उसके लिए उसका रेट को क्या करते हो, आप बढ़ा देते हो कि कम करते हो, वेरी गुड। सो हियर सुन रहे हैं गुरप्रीत, हियर द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट। देखो ना मेरी बात सुनो, से सपोज अभी मैं क्या हूं, आप अगर मार्केट में, हम सपोज इकोनॉमी में है, हमें पता है कि बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इतना रुपया लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे महंगाई और बढ़ती रहेगी। आपको पता है ना, जितना खर्चा होता है उतनी ही ज्यादा बढ़ा महंगाई होती है, जितना ज्यादा लोग खर्च कर सकते हैं उतनी ही महंगाई होती है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि महंगाई ज्यादा ना बढ़े, इन्फ्लेशन को मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मैं क्या करूंगी, बैंक रेट को बढ़ा के वो कारण क्या सुनेंगे। आप लोग कौन हो, सपोज कमर्शियल बैंक, ठीक है, आप लोगों के ऐसा होगा तो आप ज्यादा देंगे ना आगे, या चीज मैं महंगी कर दूं, मैं सप्लायर हूँ, मैं आपको पैसे देती हूँ और आप आगे लोगों को पैसा उधार के देते हैं, समझ गए। अगर मैं ही आप, अगर मैं महंगी बेच रही हूँ तो बच्चे अगर आपने लोग या तो फिर भी बैंक हो जो एक्चुअल में कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो कि आप लोगों के पास जिनके अकाउंट है, जनरल पब्लिक, उनके लिए, उनके लिए बच्चे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
हाँ या नहीं? तो उससे क्या वो डिस्करेज होंगे कि इनकरेज होंगे टू लेट टू बोरो फॉर? पक्की बात है ना? उनको क्योंकि महंगा लगेगा तो वो अब ज्यादा नहीं खरीदेंगे। अगर वो ज्यादा नहीं ले पाएंगे लोन, बेचारा ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, उनके पास पैसे कम होंगे खर्च करने के लिए, है ना? पैसे अगर कम खर्च होंगे तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। डिमांड अगर अपने आप कम होगी तो इन्फ्लेशन भी खत्म हो जाएगी। ओके, so number one, let's read. In a situation of excess demand, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। In a situation of excess demand, जहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन है, central bank raises the bank interest to discourage the commercial banks in borrowing from central bank, as it will increase the cost of borrowing for the commercial banks. Yes, ठीक है। इट फोर्सेस कमर्शियल बैंक ऑल्सो टू इंक्रीज द लेंडिंग रेट्स, जिसपे वो आगे उधार देते हैं, जिससे बोरोवर्स जो है डिस्करेज होंगे फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाउस होल्ड को कहेंगे कि वो अपनी सेविंग्स ज्यादा करते हैं और एक्सपेंस को कम कर दे, कंजम्पशन कम करते हैं बच्चे, जिससे इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन अगर कम हो जाएगी, याद करो टू सेक्टर इकोनॉमी ही हमारी चल रही है अब तक, है ना? तो दोनों को अगर हम कम कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो ऑब्वियसली एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म। हाँ या नहीं? डिमांड कम तो इन्फ्लेशन भी कम। ओके, अब दूसरा केस है जहां पे डिफ्लेशन है इकोनॉमी में और ज्यादा लोग पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे, डेफिसिट डिमांड है। क्या है? डेफिसिट डिमांड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? डिफ्लेशन। क्या कहते हैं? So in case of deflation, what will happen? The reverse will. RBI क्या करेगा? It will lower the bank rate. It will lower the bank rate. If it lowers or reduces the bank rate, फिर ना क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्या करेंगे? ज्यादा लोन लेंगे आरबीआई से। हाँ या नहीं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी लेस। Now, if the cost of borrowing for the commercial banks is less, उनके पास पैसा भी ज्यादा पड़ा है, वो ज्यादा से ज्यादा लोन मार्केट में देना चाहेंगे। हाँ या नहीं? अगर मार्केट में ज्यादा ज्यादा लोन देना चाहेंगे तो बच्चे प्रोड्यूसर्स अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देंगे। हम जैसे कस्टमर्स कहेंगे कि सेव करके क्या करना है, उड़ाओ, कंज्यूम करो, खर्चा करो, वी विल स्टार्ट स्पेंडिंग। If investment and consumption both increase in the market, what will happen to aggregate demand? It will increase. ठीक है? पहला अगर समझ आया तो आगे के समझ आएंगे, पहला नहीं समझ आया तो नहीं आएंगे। एक बार ही रीड करो इसको फटाफट। जल्दी पढ़ लिया, सुनाइए डेफिसिट डिमांड में क्या होता है। और क्या है फिर? बैंक रेट क्या होता है बच्चे? सिक्योरिटी एंड दैट इज वेरी पॉसिबल। हुआ बच्चे? आया समझ भविष्य? पीयूष आपको आया बच्चे? गुरप्रीत आया थे कुछ समझ? आ रहा है अभी? हाँ मतलब आ गया।
चलो रेपो रेट अब ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ अभी। रेपो रेट क्या है बच्चे? इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस एंड दैट टू अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, ऊपर में और इसमें क्या फर्क है? ऊपर हम सिक्योरिटीज जो है गिरवी नहीं रखते थे और वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए था, ये शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटीज को हमें गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, सो आ जाओ। Repo rate is a rate at which commercial bank borrows money from the central bank for short period by selling मतलब कि आगे हम दे रहे हैं ना उनको सिक्योरिटीज दे रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, to the central bank and these are pledged as security for the loan। ठीक बात है ना, मैंने वही कहा गिरवी रखते हैं। अब बच्चे इट इज कॉल्ड repurchase rate as it involves commercial banks selling securities to RBI to borrow money with an agreement to repurchase them later at a predetermined time period। से suppose अभी क्या है, मैं एक सेंट्रल बैंक हूँ, ठीक है, आप कमर्शियल बैंक से, आप लोगों को सिर्फ कुछ ही महीनों में पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप मेरे पास आते हैं, प्लीज पैसे दे दो 8-9 महीने के लिए। कहती चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है, आप क्या करो, जितने भी आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो मेरे पास गिरवी रख दो। ठीक है, कल को जब आप पैसे मुझे वापस देने आओगे ना, जब आप मुझे पैसे देने आओगे तो आप क्या करना, आप दोबारा से मुझसे ये सिक्योरिटीज ले जाना। ठीक है, जो आपने मेरे पास सिक्योरिटीज गिरवी रखी थी ना, वो आप दोबारा से ले जाना, पर इसको मैं दोबारा से आपको बेच दूंगा। अभी क्या है, हमें ऊपर सेलिंग पड़ा था, इसका मतलब आप मेरे पास लेके जा रहे हो, मैं किसी और को सेल नहीं कर रही, वो मैं अपने पास संभाल के रखूंगी सिक्योरिटीज। आपको ये सपोज मैंने सिक्योरिटीज में 10 CR दे दी, कल को मैंने कहा जब आप मेरे से खरीदने आओगे ना तो मैं आपसे 1 CR प्लस 1 लाख इंटरेस्ट लूंगी। ठीक है ना, तो मतलब 1 करोड़ 1 लाख रुपया मैं आपसे रिटर्न में लूंगी। तो प्री डिटरमाइंड रेट है इसका, तो उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा, हाँ या नहीं, है ना। तो प्री डिटरमाइंड रेट पे ऑन अ फ्यूचर डेट, मतलब लाइक 8-9 months whenever they lapse, you will repay me the money and I will hand you over your, this is known as repo rate, this is known as clear बेटा। तो बच्चे, so keeping the securities and borrowing is repo rate। Important क्या है? Short time period against financial securities which have to be repurchased at a predetermined price at a later date। Okay? बच्चे अब यहाँ पे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड कैसे होगी चेंज? सेम टू सेम जैसे ऊपर किया। देखो यहाँ पे भी, अब मैं सेंट्रल बैंक हूँ, आप कमर्शियल बैंक से, आप मुझसे पैसा ही बोरो करने आए हैं, तो बच्चे अगर मैं अपना रेपो रेट बढ़ा दूं, मतलब रेपो रेट मतलब जो मैं आपको बाद में, आप मेरे से आप मेरे को पैसे दे के अब दोबारा से अपनी सिक्योरिटीज वापस लेने जाएंगे, अगर मैं वो बढ़ा दूं, मैं कहूँ कि आपको 1 करोड़ मैं भी दे रही हूँ, कल को 1 करोड़ 3 लाख रुपए देने हैं, तो आपको थोड़े से तो चुभेंगे ना 2 लाख एक्स्ट्रा देते हुए, हाँ या नहीं? बिल्कुल चुभेंगे। तो अगर आपको चुभेंगे तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट्स को भी चुभेंगे। यस, सो उनके लिए भी अगेन क्रेडिट विल बी एक्सपेंसिव, दे विल बी डिस्करेज्ड, अगेन इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट विल हैपन, कंजम्पशन विल फॉल इन द इकोनॉमी, देयरफॉर डेफिसिट सॉरी एक्सेस डिमांड विल बी कर्ब्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, अगर डेफिसिट है मैं क्या कर दूंगी, वो जो 1 करोड़ 1 लाख लेती थी, अब उसकी जगह मैं कहूंगी चलो 1 करोड़ 90,000 दे देना। ठीक है, या 1 करोड़ 5,000 दे देना। चलो आप खुश हो जाओगे, 95,000 अब आपको कम पे करने पड़ रहे हैं मुझे, आप ज्यादा बोरो करोगे, आगे लोगों को सस्ते में दाम दोगे, यस और नो, और फिर से इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन द इकोनॉमी विल इंक्रीज, देयरफॉर डेफिसिट डिमांड विल रिड्यूस, मतलब वो खत्म हो जाएगा, वो बोला गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एंड डिफ्लेशन भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, श्योर? आगे चलूंगे नहीं, फिर रीड करना चाहते हो दोबारा से यही सेम पॉइंट्स, मैं रीड करा दूं? ठीक है, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक रेजेस रेपो रेट। ठीक है, क्या कर रहा है दोबारा से, मैंने बताया रेज करता है, इंक्रीज कर रहा है रेपो रेट को, विच डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। सेम लाइन सेम लैंग्वेज, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे रेज कर रहा है रेपो रेट, ऊपर रेज क्या कर रहा है बैंक रेट। बस
ठीक है, इट फोर्सेस कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लेंडिंग, डिस्करेजेस बोरोवर्स, देयरफॉर डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट एट हाई रेट। अगेन household will increase their savings and restrict their expenditure on consumption, and with reduced expenditure on investment and consumption there will be control of demand. Okay, डेफिसिट में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज रेपो रेट, इससे क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स विल बी विलिंग एंड encouraged to borrow more, therefore the clients will also borrow more. If they borrow more, investments will increase and the households will save less and spend more, therefore demand, therefore consumption and investment in the economy will rise and deficit demand will be corrected. Clear? क्या नहीं? नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट, उल्टा। देखो रेपो रेट क्या था, बोबला रेट जिसपे आरबीआई सेंट्रल बैंक किसको, कमर्शियल बैंक्स को बोरो करता है शॉर्ट टर्म लोन्स। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लोन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आरबीआई को भी हो सकता है पैसों की जरूरत हो, यस यस। सो बच्चे, इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, रिवर्स लिखा ना, उल्टा। तो रेपो रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसे बोरो कर रहे हैं। ओके, बट बाकी सारी कहानी सेम रहने वाली है, ठीक है। सो इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, रिवर्स रेपो रेट विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। ठीक है, बस याद ये रखना, सारे रेट इन्फ्लेशन में इंक्रीज होंगे, डिफ्लेशन में कम कर देंगे। ओके, रट्टा जिसको लगाना है तो वो ऐसे लगा सकता है। इट एनकरेजेस द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर फंड्स। बच्चे अगर मुझसे सपोज आप वही बात है, आप दोबारा से जाओ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, मैं कहती हूँ मुझे पैसों की जरूरत है और मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे करूंगी, ठीक है। पहले आई वाज जस्ट पेइंग यू 1% इंटरेस्ट, नाउ आई एम पेइंग यू 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पास पैसा जमा करना चाहोगे कि कम से कम पैसा मेरे पास जमा करना चाहोगे? मुझे आप मेरे पास, आप कमर्शियल बैंक को, मैं आपसे पैसा ले रही हूँ उधार पे, तो इंटरेस्ट तो आपको मिल रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, आप मेरे पास पैसा जमा करना कोशिश करोगे ना, आपको अच्छा लगेगा, यस। सो बच्चे, पीपल विल, कमर्शियल बैंक्स विल पार्क देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आइडल कैश। इट डिक्रीज, जब आपके पास पैसा सारा आपने मेरे पास जमा कर दिया, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है कि पब्लिक को तो बोलो लेंगे, तो फिर अगर पब्लिक के लिए पैसा ही नहीं है तो क्या उनको लोन दे पाएंगे? नहीं, तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पहले मैं आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी ऑन रिवर्स रेपो रेट, अब मैं आपको 1% दे रही हूँ, क्या आप मेरे को पैसा देना चाहोगे, क्या बाहर हाई रेट पे लोगों को पैसे देना ज्यादा दोगे? तो मेरे पास जमा नहीं करोगे, बाहर लोगों को पैसा दोगे, जिससे उन लोगों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और पैसा मार्केट में ज्यादा फ्लो करे। समझ आ गई? क्लियर? नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ दिस इज अगेन आस्क्ड अलग से, ठीक है। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस? मार्केट वेरी, मैंने आपको बताया पूरा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी एक और इंपॉर्टेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसके ऊपर एमसीक्यू अलग से आ जाता है या फिर बोल देते हैं कि ओएमओ समझाओ, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी एक टेक्निक को ही उठा लेंगे और बोलेंगे कि बताओ इसमें डेफिसिट डिमांड कैसे ठीक हो सकती है, इसमें एक्सेस डिमांड सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो सकती है। ओके, सो व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस? बच्चे यहाँ पे ना आरबीआई, सुनेंगे, यहाँ पे ना आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट, किसकी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, जो बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट है, ट्रेजरी बिल्स है, उसको मार्केट में या तो बेचता है या खरीदता है, ठीक है। ओपन मार्केट में बेचता और खरीदता है, ये किसकी डेफिनेशन है, ओएमओ। सुनेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सॉरी सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बाय एंड सेल करता है। अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चे, जब एक्सेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड, सॉरी डिमांड सिर्फ, हाँ एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, उस टाइम पे ना गवर्नमेंट मार्केट में, सॉरी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करता है। बच्चे, जब मार्केट में आप लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूंगी, आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में, अब आप कमर्शियल बैंक से बात नहीं करी, पूरा आप मान लो कि जनरल पब्लिक को,
तो अब मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटीज इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करिए, चलो चलो इसको खरीदो। तो बच्चे अगर मैं आपके पास एक्स्ट्रा पैसा इतना ज्यादा है, पॉकेट से बाहर निकल रहा है शायद, ठीक है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है जो कि 100% क्या है, सिक्योर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप मेरी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप मेरे से वो सिक्योरिटीज बाय करते। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था, कि आप जेब में है खर्च करने के लिए, कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, और वो आया किसके पास, आरबीआई के पास, अपने आप ही आपको वो खर्चा कम हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes. So first, in situation of excess demand leading to inflation, central bank sells government securities and bonds to commercial banks. With the sale of these securities, the power of the commercial bank of giving loans decreases, which will control excess demand. अच्छा, यहाँ पे ओपन मार्केट लिखा तो है, ठीक है, बट अभी मेरा तो डीलिंग सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के साथ है। आप अगेन यही मानो कि आप क्या हो, कमर्शियल बैंक्स ही हो। सो कमर्शियल बैंक्स के पास बच्चे अगर पैसा कम होगा, क्या वो पब्लिक को ज्यादा पैसा दे पाएगी? नहीं। तो नंबर वन समझ आया, जब इन्फ्लेशन है तो बाय करेगी कि सेल करेगी? इसको मारियो तू बाहर निकल यार, प्लीज गेट आउट माय क्लास, गेट आउट। सीरियसली आई एम सो फेड अप ऑफ यू एवरी टाइम। मैंने अभी तक बाय समझाया किसी को? In case of deficit demand is where supply is more and demand is less. बच्चे अगर डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी अरे कमर्शियल बैंक, तुमको जो मैंने सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटीज बेची थी ना, तो मुझे दे दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, आपको अच्छे दाम पे दूंगी, बेचूंगी। तो आप क्या करोगे, अपनी सिक्योरिटीज पर्चा मेरे पास ले आओगे और मैं आपको अच्छे रेट्स इसके दूंगी। आपके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा दोबारा से हाथ में। अगर आपके पास कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो जनरल पब्लिक को भी ज्यादा बोरो कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, सॉरी, यस। सो इन केस ऑफ विच सिचुएशन, डेफिसिट डिमांड, गवर्नमेंट क्या, सॉरी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा। वेरी गुड। तो दोबारा से अभी लर्न कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलूंगी। सुनेंगे दोबारा से, ऊपर आएंगे, ऊपर देखो, ऊपर देखो, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। कौन सा से, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। जब होगा एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा है या इन्फ्लेशन है, उस टाइम पे बैंक ये सारे रेट्स क्या आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। जब डेफिसिट डिमांड होगा तो ये सारे रेट्स कम हो जाएंगे। ओएमओ में बच्चे, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट सेल करेगी सिक्योरिटीज, ठीक है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा ताकि तुम लोग खरीदो और अपने पैसे मेरे पास पाओ। इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड, डिमांड जब आप लोगों के पास पैसे ही नहीं है, मैं कहूंगी मैं खरीदार हूं, आई एम गोइंग टू परचेज और बाय, मैं बाय बैक कर रही हूँ, तो मैं आपसे खरीदूंगी और आपको पैसे दे दूंगी, आपके पास पैसा आ जाएगा और आप आगे लेंड कर देंगे, ठीक है, गुड। नाउ लास्ट इज वेयरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, दैट इज योर लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, LRR, जिसको अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वेयरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। बच्चे इट इज ऑफ टू टाइप्स, टू कंपोनेंट्स है, CRR या फिर SLR। CRR कौन सा होता है, वो वाला पैसा जो कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करता है, ठीक है, और SLR क्या होता है, वो वाला पैसा ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट जो वो अपने खुद के पास जमा करता है। ओके बच्चे, अब देखो है तो ये अगेन रेट्स हैं, दोबारा से क्या है, रेट्स हैं। बच्चे जब इन्फ्लेशन आएगा या फिर एक्सेस डिमांड होगी, रेट्स को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो दोनों इंक्रीज ही होंगे। जब क्या होगा, डेफिसिट डिमांड होगी, दोबारा से इनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है जी। अब पढ़ लेते हैं। Cash reserve ratio, it refers to the minimum percentage of bank's total deposit which is required to be kept with the central bank. जो commercial banks किसके पास जमा करेंगे, central banks के लिए के पास। Commercial banks have to keep them with central bank as a percentage of their deposit in the form of CRR as a matter of law. मतलब law कहता है, कौन सा लॉ कहेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने कह रखा है कि कुछ परसेंटेज जो कि बार टाइम टू टाइम RBI बताती रहेगी कि मैंने SLR इतना रखा है,
सीआरआर इतना रखा है, न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है, बजट्स में भी आता है। तो जब वो इंक्रीज डिक्रीज करता है उस हिसाब से आपको उतना पैसा किसके पास जमा करना है, सेंट्रल बैंक के पास करना है। यस, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम रिजर्व रेशियो इज 10%, टोटल डिपॉजिट इज 100। अगर बैंक के पास 100 रुपए है और मिनिमम रिजर्व मतलब कि सीआरआर कितना रिक्वायर्ड है, 10%, तो आप 10 रुपया 10 करोड़ किसके पास जमा करोगे, सेंट्रल बैंक के पास। ओके, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड क्या होगा, सीआरआर को रेस कर देंगे। अगर रेस करेंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम होगा कि वो आगे लेंड करे, आपके पास कम होगा, मतलब क्योंकि आपके लिए महंगा हो गया ना, तो आप भी महंगे पे आगे बेचोगे, महंगे पे भी लोग खरीदेंगे नहीं, तो अपने आप एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। वाइस वर्सा फॉर डेफिसिट डिमांड। यस, नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, इट इज अगेन द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट टोटल डिमांड, टोटल डिमांड मतलब जितना पैसा लोग क्या कर रहे हैं आपके पास सेविंग्स के फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में जमा करके जा रहे हैं। टाइम क्या होता है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज की बोले, बैंक के लिए तो लाइबिलिटी ना, क्योंकि किसी और का पैसा आपके पास जमा हुआ पड़ा है, जब भी वो चाहे वो मंगवा सकते हैं ना, इसलिए नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। उसका कुछ पैसा जो कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास मेंटेन विद देमसेल्फ करना पड़ता है। अगेन इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशन, हम क्या कर देंगे, एसएलआर विल, सॉरी एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीज करेगा दोबारा से इसको, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा क्या होगा, अपने पास कम रखा जाएगा, जो कि लेंड कम करेंगे, है ना। अब दोबारा से अगर रेट ज्यादा है तो आप लोग कम, आपके लिए भी महंगा, ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा अपने पास साइड पे, जो कि आप लेंड नहीं कर सकते, मेरे को भी महंगा पड़ेगा तो मैं भी नहीं लूंगी। वही सेम कहानी, सेम है, सारी की सारी कहानी वही वाली है जो हमने बैंक रेट की पढ़ी है, बट डेफिनेशंस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। ओके, एंड इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड व्हाट विल हैपन, वी विल रिड्यूस द इंक्रीज, गुरप्रीत, डिक्रीज द एसएलआर रिक्वायरमेंट। यस, सो बच्चे कह रहे हैं इट में कंसिस्ट ऑफ, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, देखो सुनो, ये क्या है, मिनिमम अमाउंट बोला ना जो अपने पास रखना है या आरबीआई के पास रखना है, क्या आप एक्स्ट्रा पैसा रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर कोई भी नहीं रखना चाहता। तो बच्चे अगर आप एक्सेस पैसा कुछ रखोगे, से सपोज बैंक ने, आरबीआई ने आपको कहा कि 10 रुपए अपने पास रखो और 10 रुपए मेरे पास रखो, मतलब टोटल कितने पैसे साइड पे रखने हैं, 20 रुपए, लेकिन आपने कितने रखे, 25 रुपीज एक्स्ट्रा रखे, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा रिजर्व है, क्या है, एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस रिजर्व है। तो आप कह सकते हो एक्सेस रिजर्व्स भी आ सकते हैं जो आपने अपने पास जमा किए है, सेंट्रल बैंक के पास जमा किए। अनइनकम्बर्ड, अनइनकम्बर्ड मीन्स जिसके ऊपर कुछ गिरवी नहीं रखा हुआ, ठीक है। अनइनकम्बर्ड आर नॉट एक्टिंग एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स फॉर द सेंट्रल बैंक, मतलब कि सिक्योरिटी नहीं है और कोई सिक्योरिटी जो आपके पास पड़ी है, लेकिन वो गिरवी रखी हुई नहीं है किसी की, समझ गए। सिक्योरिटी क्या होती है, वो वाला सामान जो कि आपने किसी के पास जमा कर रखा है और उसके बदले आपने पैसे लिए हुए, वो होती है इनकम्बर्ड। अनइनकम्बर्ड होती है जिसके अगेंस्ट कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कि कुछ लोन वगैरह नहीं है। ओके, हाँ या नहीं। एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस विद अदर बैंक्स, कोई और अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट समझते हैं, अभी हमने पढ़ा था विद द बैंक्स। I will stop you out for today and qualitative we will do on Monday since Friday is an off. In case you want an online class tomorrow तो बता दो, ऑनलाइन क्लास